नज़र बार बार उस फोटो फ्रेम से जाकर उलझ जाती है, जिसके आधे हिस्से में कभी एक सुंदर सी तस्वीर दिखाई देती थी, मगर अब वह जगह खाली पड़ी है। उसने कई बार चाहा कि वह उस फोटो फ्रेम में कोई दूसरी तस्वीर लगाकर वह रिक्तता दूर कर दे, मगर चाहकर भी वह कभी ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा करने से वह खालीपन दूर होने वाला नहीं। वह खालीपन उस नई तस्वीर के पीछे से भी झांकेंगे और कहेंगे, तुम कायर हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि इस खालीपन को दूर कर सको। आज भी स्टील का वह फोटो फ्रेम मीना की मेज पर उसकी तरफ पड़ा है। उसमें एक तरफ मीना की फोटो लगी हुई है, कुछ लजाते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, आंखें बिछाए जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। और आज भी वह वैसे ही प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है, ठीक उस फोटो फ्रेम वाली तस्वीर की तरह। अभी 3-3.5 साल ही तो बीते हैं जब फोटो फ्रेम के उस खाली हिस्से में परवीन भी तस्वीर दिखाई देती थी। आज तो यह नाम भी जैसे अंदर तक चीर जाता है। यही नाम तो है जो इतने सालों से उसे सालता रहता है। एकाएक कार के हॉर्न से उसका ध्यान टूट गया। यह हॉर्न बगल वाले कमरे की चंचल और शोख किम्मी के लिए था। इसी तरह हॉस्टल की हर लड़कियां का कोई न कोई चाहने वाला था। मीना को भी लगता, काश इनमें से एक हॉर्न उसके लिए भी होता। उसे इस हॉस्टल में रहते हुए पूरे 2 साल होने को आए थे। आज से 2 साल पहले जब वह इस नए शहर के एक स्कूल में अध्यापिका होकर आई थी, तो उसकी अकेली रहने की समस्या इस हॉस्टल ने पूरी कर दी थी, जहां उसके सामान कितनी ही लड़कियां, शायद लड़कियां नहीं, औरतें रहा करती थी। यहाँ किसी का भी भूतकाल पूछने की पद्धत नहीं थी। सभी वर्तमान में जीती थी। वह भी किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। खैर, दिन तो किसी तरह गुजर जाते थे, मगर रातें न जाने कहाँ से ढेर सारी सूनापन किसी भयानक स्वप्न की तरह आ घेरते। ऐसे लक्षण में उसे किसी ऐसे साथी की आवश्यकता महसूस होने लगती, जो उसके दिन भर के सुख दुख को बांट सके। ऐसे नाजुक क्षणों में उसे महसूस होता कि नारी सचमुच पुरुष के बिना कितनी अधूरी है। उसे किसी साथी की आवश्यकता है, क्योंकि यह उसके मन की, उसके शरीर की आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं की पूर्ति तो वह कर सकती है, मगर यह आवश्यकता, और तब उसे परवीन की आवश्यकता महसूस होने लगती। उसे लगता जैसे अभी दरवाजे को लात से ढकेलता हुआ परवीन उस कमरे में आ जाएगा और बड़े प्यार से कहेगा, अरे मुनीता, तू यहाँ बैठी है, चल उठ, देख, मैंने तेरे लिए अपने दोस्त से कहकर लोनावाला की चिक्की मंगवाई है। चल, अब बहुत हो चुका, रूठना। अच्छे बच्चे ज़्यादा जिद नहीं किया करते। और इतने अवसाद के क्षणों में भी उसके मुंह में चिक्की का स्वाद उभर आता। वह तो ससुराल में भी सारी लाज छोड़कर घर के सामने से गुजरते हुए चिक्की वाले को रोक लेती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे परवीन उसके पलंग पर बाजू में लेटा है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने नाखूनों से उसके पॉलिश लगे बड़े बड़े नाखून रगड़ रहा है। यह उसकी हमेशा की आदत थी। कभी कभी तो वह नाखून पकड़कर तोड़ने की कोशिश करने लगता और वह दर्द से चीख उठती। इस पर भी वह हाथ ना छोड़ता और अधिक चीखने पर कहता, तुम्हारे पिताजी ने ये हाथ अब मुझे सौंप दिए हैं। अब ये मेरी चीज़ है, मैं जो चाहूँ करूँ। इस पर वह झूठ मूठ रूठते हुए हाथों से उसके सीने को पीटने लगती। अंत में सीने से
चिपट जाती। अब ये बातें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती और उसकी उंगलियों में एक कसक उठने लगती। उसका गला रुंध जाता और मन करता कि वह किसी के सीने से लगकर बहुत बहुत रोए, मगर इस समय उसे सीने से लगने के लिए केवल तकिया ही मिलता और सचमुच उसका तकिया आंसुओं से भीग जाता। अभी तक याद है, यह तस्वीर फोटो फ्रेम में परवीन ने स्वयं ही लगाई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अलग अलग तस्वीरें खिंचवाई थी। ना जाने क्यों वह उसके साथ तस्वीर उतरवाने को तैयार नहीं हुआ था। वह भी नई नवेली होने के कारण ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी। यह तो खुद फोटोग्राफर ने ही कहा था कि साहब तस्वीर तो इकट्ठी ही अच्छी लगती है, मगर ना जाने क्यों उसने साफ इनकार कर दिया था। वह उसके इनकार का कारण नहीं समझ सकी थी, ना ही उसे कुछ पूछने की हिम्मत ही हुई थी। मगर यह फोटो फ्रेम वह स्वयं ही खरीद कर लाया था और अपने ही हाथों से वह दोनों तस्वीरें लगाकर मेज पर रखते हुए बोला था, लो अब तो हो गए ना दोनों साथ साथ। अरे लोगों को यह दिखाने की क्या आवश्यकता है कि हम में इतना प्रेम है। प्रेम भी भला कोई बताने की चीज़ है। इस घटना से मीना को परवीन रूखे स्वभाव का अरसिक व्यक्ति ही लग रहा था, पर उसने सोचा था कि वह रूखापन कुछ ही दिनों में अपने प्रेम द्वारा दूर कर देगी, जो उसमें संभवतया अकेलेपन के कारण आ गया हो। मगर मीना ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका यही रूखापन उसके लिए दुख का कारण भी बन सकता है। वह हर शाम उसका बेकरारी से इंतजार करते हुए अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी रहती, जो सीधे सामने की सड़क पर खुलती थी। मगर परवीन उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही माँ को आवाज़ देता हुआ दवाई फल आदि देने सीधे उनके कमरे में चला जाता। वहीं से वह रसोई घर में जाकर भाभी के पास बैठकर चाय पीता और तब कहीं जाकर कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में आता। मीना दिन भर सोचा करती थी कि आज वह उससे खूब बातें करेगी या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चलने की फरमाइश करेगी, मगर वह केवल दो चार बातें पूछकर और कपड़े बदलकर दोस्तों की चौकड़ी में बैठने निकल जाता। एक दो बार उसने हिम्मत करके कहा भी, मगर वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। रात को भी वह देर से घर आता और खाना खाकर सो जाता, मगर जब कभी मौज में होता तो उसे रात 2-2 बजे तक सोने ही ना देता। कुल मिलाकर वह उसके लिए एक उपेक्षित खिलौना बनकर रह गई थी, जिससे बच्चा कभी दिल बहला लिया करता है। अपने प्रति परवीन की इस अपेक्षा का कारण ढूंढने पर मीना इस परिणाम पर पहुंची कि यह सब उसके माँ बाप और भाभी के कारण ही है, जिनके अत्यधिक लाड प्यार में वह बचपन से डूब रहा है। इनके सारे फार्मूले आजमाने शुरू कर दिए। कभी वह माँ पर बिगड़ पड़ती तो कभी भाभी पर, और उसके इन तांडवों ने घर में कलहर मचा कर रख दी। मगर परवीन पर इन सब बातों का विपरीत ही परवीन पर पड़ा। वह मीना से और अत्यधिक दूर रहने लगा। आखिर हार कर उसने स्त्रियों का आखिरी अस्त्र इस्तेमाल किया और तुनक कर अपने मायके जा बैठी। मायके से लौटने की उसने यही शर्त रखी कि परवीन को माँ बाप से अलग घर लेकर रहना होगा, जिसे परवीन ने कभी स्वीकार नहीं किया। इससे मीना को और ठेस लगी, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी यही जिद उसे ले डूबी, यहाँ तक कि वकील के नोटिस का जवाब भी परवीन ने नहीं दिया और मामला कोर्ट तक जा पहुँचा। वह अपने ही रचे गए चक्रव्यूह में खुद फंस गई। इधर इस मामले को मीना के भाइयों ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया
और वह कचहरी की दीवारों से सिर मारने लगे। इस कांड ने उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। जिंदगी इतनी जटिल है यह उसने पहली ही बार जाना। किसी तरह उसके भाइयों ने उसे अध्यापिका की यह नौकरी दिला दी थी, मगर वह अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे अपने इस निष्कासन का अर्थ तभी मालूम हुआ जब उसके बड़े भाई ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा था, मीना, शादी के बाद बेटी के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। तुमने सुना ही होगा कि बेटी की डोली और अर्थी में कोई फर्क नहीं होती। उस दिन के बाद उसे अपना वह घर जिसमें उसने सारा बचपन बिताया था पराया लगने लगा था। उसे अपने भाई के इन उपदेशों में अपने सिर का बोझ उतारने का भाव ही नजर आया था और इसलिए उसने यह नौकरी सहर्ष स्वीकार कर ली थी। परिवर्तन का दूसरा झटका उसे तब लगा था जब उसके आवेदन पत्र में अपना नाम लिखना पड़ा था। आखिर वह क्या लिखे, श्रीमती मीना अथवा कुमारी मीना? समाज के कानून बनाने वाले ने विवाहित अथवा अविवाहित और विधवा के लिए तो नियम बनाए थे, मगर इस बीच की स्थिति पर शायद किसी ने भी विचार नहीं किया था। पिछले 2 सालों से उसके कानों में कोर्ट में ऊंचे स्वर में पुकारा जाने वाला नाम ही गूंजता रहता था, मीना देवी विरुद्ध प्रवीण कुमार। किसी ने भी उसके नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाया। वहाँ तो सारा उपक्रम इन दोनों नामों को अलग करने के लिए ही किया जाता रहा। अखबार में छपने वाली तलाक की खबरें जिन्हें पढ़कर वह पहले कभी हंसा करती थी, अब खुद उसे ये बिगड़ती हुई जिंदगी का एहसास दिलाने लगी। अब किसी भी दशा में वह उन पर हंस नहीं पाती। उसे अब महसूस होने लगा था कि अपने आप को प्रगतिशील कहने वाली 3 नारियां, मुक्ति आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें बघारने वाली नारियां भी किसी पुरुष की छाया पाने की कितनी लालायित रहती है। उस रोज बस स्टॉप वाली घटना से तो उसका यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उस रोज वहाँ सीता बड़ी मेन बस स्टॉप पर शंकर नगर से आने वाली बस के लिए लाइन में खड़ी थी। बस आने में अभी देर थी और बस स्टॉप पर भीड़ ज़्यादा थी। वह लाइन में खड़ी बोरियत दूर करने के लिए अपने बैग में रखी पत्रिका के पन्ने पलटने लगी थी कि तभी एक मनचला युवक उसे धक्का देता हुआ आगे बढ़ गया। इस पर बिफरते हुए वह बोली थी, आंखें नहीं है या तमीज नहीं है, बिना धक्का दिए चल ही नहीं जाता, सोहदा कहीं का। इस पर वह युवक भी उद्धड़ता से बोल उठा था, मेम साहब, यह आपका घर नहीं है, बस स्टैंड है। यहाँ भीड़ होती ही है और भीड़ में धक्के भी लगते ही हैं। यदि इतनी ही रईसी है तो टैक्सी में सफ़र किया कीजिए, बस आम जनता के लिए है, समझी। उसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। इस बात पर आसपास खड़े कुछ युवक हंस पड़े थे। उसे कुछ जवाब देते नहीं बना तो वह लाइन से निकलकर बस स्टैंड छोड़कर सड़क पर आ गई। उस अपमान को वह बड़ी मुश्किल से पी सकी थी। उस रोज उसे परवीन की याद हो आई थी जब उसने एक युवक को उसके पर्स में हाथ डालने के शक में भारी भीड़ में पीट दिया था। उस दिन उसे लगा कि एक अकेली स्त्री किसी पुरुष के बिना उस बेल की तरह है जो बिना सहारे के जमीन पर पड़ी लोगों के पैरों तले कुचल दी जाती है। बेल को यदि पैरों तले रौंदे जाने से बचाना है तो उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए ही।
चाहे उसे गुलाब के कांटेदार पौधे का सहारा ही क्यों ना मिले। फिर भले ही उसका बदन छिलता रहे, मगर वह कुचले जाने से तो बची रहेगी। साथ ही कभी कभी ही सही गुलाब की खुशबू भी तो मिलेंगी। इन्हीं विचारों की ऊहापोह में उसने निश्चित कर लिया कि वह परवीन के बिना नहीं रह सकती। इस तरह तिरस्कृत जिंदगी जीने से तो बेहतर वही जिंदगी थी। कम से कम सिर पर रक्षा का छत्र तो था। भले ही थोड़ी उपेक्षा सहनी पड़ी और अब तो शायद थोड़ा अपमान भी, मगर कभी कभी प्यार भी तो मिलेगा। जगह जगह अपमानित होकर भटकने से तो यही बेहतर है कि थोड़ी उपेक्षा सह ली जाए। और उसने परवीन के आगे आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लिया। वह उसे पत्र लिखेगी कि वह आ रही है, वह उसे स्टेशन पर लेने आ जाए। सुबह की व्यस्तता ने उसके पत्र लिखने के निर्णय को शाम पर टाल दिया। दिन भर वह अनमने भाव से ढीले ढीले हाथों से ब्लैक बोर्ड पर चाक चलाती रही। शाम को थक कर चूर हो जब वह होटल की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी मोबाइल पर आया मैसेज देखा। भाई ने भेजा था, लिखा था, प्रिय बहन बधाई हो, हम लोग कोर्ट में केस जीत गए हैं। अब तुम सदा सदा के लिए परवीन से मुक्त हो गई हो। अब तुम्हें कभी उसका अपमान सहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा तलाक मंजूर हो गया है। मोबाइल उसके कांपते हाथों से फिसल कर नीचे गिर गई। उसका सिर चकराने लगी और वह पलंग पर औंधी गिर पड़ी। उसके धक्के से पास की मेज पर रखा फोटो फ्रेम गिर पड़ा और उसका शीशा चूर चूर हो गया और फोटो फ्रेम में एक और लगी उसकी तस्वीर बाहर निकल गई। वह फपक फपक कर रो पड़ी। उसका जीवन भी तो अब उस खाली फोटो फ्रेम के समान ही रह गया था। रिक्त केवल एक शून्य, वह अपनी ही ओढ़ी हुई दीवारों के नीचे दबकर रह गई थी।